अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी एफएफआर की तकरीबन 5th क्लास है। आज हमने जो है वो रीअसेसमेंट को आगे लेके चलना है। और रीअसेसमेंट में हम अभी तक देख चुके हैं कि सर लीस्ट टर्म अगर चेंज हो जाए तो आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब हम देखने जा रहे हैं कि सर हमारे रेंटल्स में चेंज आ जाए इन रिस्पॉन्स टू एन इंडेक्स और सीपीआई। ठीक है जी, अगर अब आपके पास सर कोई इस तरह का मामला आता है कि आपके रेंटल्स चेंज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू सीपीआई, तो आपने उसको कैसे टैकल करना है। देखें, याद रखिएगा कि आपके रेंटल्स सर किसी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। आमतौर पे मेजर 3 चीज़ें होती हैं जिस पे रेंट डिपेंड कर रहा होता है। एक होता है सर हमारे पास सीपीआई या किसी भी एक इंडेक्स के ऊपर। एक हमारे पास है सर परफॉर्मेंस ऑफ लेसी के ऊपर, यानी लेसी पे डिपेंड कर रहा होता है। एक परफॉर्मेंस ऑफ एसेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इतने इतने यूनिट बनाए तो आपको इतना इतना रेंट देना पड़ेगा। जब तक यूनिट नहीं बनेंगे मैं नहीं बता सकता कि रेंट कितना देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि सर ऐसे केस में हम मतलब नहीं असेस कर सकते हैं डे वन पे कि हम कितने यूनिट बनाएंगे, तो हम इसको डे वन पे लीज लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनाते। हाँ सर, जैसे हमें ये कंटिंजेंट रेंट पता चलता है कि कितना है, हम फॉरन इसको एज अ लेसी एक्सपेंस आउट कर देते हैं। सेम इज द केस विद लेसी। अगर लीज में ये लिखा होगा जी लेसी अपने प्रॉफिट का X% देगा हमें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि सर परफॉर्मेंस ऑफ लेसी जो है वो रेंट डिटरमिन करेगा। और सर परफॉर्मेंस ऑफ लेसी डे वन पे असेस नहीं की जा सकती। तो याद रखिएगा कि सर जब साल के एंड पे ये पता चल जाएगा ना कि कितने रुपए लेसी ने कमाए, तो उसके हिसाब से ही रेंटल आपको देना पड़ेगा। ये डे वन पे लीज लाइबिलिटी में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता। तो जैसे हमें ये पता चलेगा हम इसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करके एक्सपेंस आउट करके कैश पे कर देंगे लेसर। सीपीआई सर एक ऐसी चीज है जिसको इस स्टैंडर्ड ने थोड़ी इज्जत दी है। इस स्टैंडर्ड ने कहा जनाब जब आपका रेंटल चेंज हो सीपीआई के रिस्पांस में तो आपने करना क्या है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाई गई है। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, हम पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं प्रैक्टिकली और फिर आके हम सर उसकी थ्योरी से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आए सर एक इलस्ट्रेशन देखें जिसके अंदर सीपीआई के रिस्पांस में रेंटल कैसे एडजस्ट होता है, उसको हम देख लें, इनकॉर्पोरेट कर लें और फिर हम आके उसकी थ्योरी पढ़ेंगे सर स्टैंडर्ड क्या कहता है इस बारे में। ठीक है जी, चलाएं सर। सर मेरे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन नहीं कहूंगा इसको, एक इलस्ट्रेशन है। देखें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी आपके पास एक लीज टर्म है 5 साल की। आपने एक एसेट लिया लीज के ऊपर, 5 साल की लीज टर्म है, रेंटल 100 रुपए पर ईयर है और एंड पे आपने पे करना है। आपका रेंटल एडजस्ट होगा इन रिस्पॉन्स टू सीपीआई एवरी सेकेंड ईयर। हर दूसरे साल जितना क्यूमुलेटिव सीपीआई बना होगा, मिसाल के तौर पर पहले साल 5% का इन्फ्लेशन है और दूसरे साल मिला के 10% का हो गया, तो हमारा रेंटल 10% से बढ़ जाएगा। डन। और ये हर दूसरे साल होगा। ठीक है, हमारा ईयर 0 पे एंटिसिपेशन है कि सीपीआई 6% से बढ़ेगा ईयर 2 पे। याद रखिएगा जब तक के सीपीआई एक्चुअल में बढ़ नहीं जाता एंटिसिपेशन में हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कि हमारा रेंटल थ्रू आउट 100 रुपए फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? 100 रुपए रेंटल फिक्स रहेगा। इसका मतलब है सर मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स एट 10%। 10% मेरा रेट है, डिस्काउंट रेट है सर। लेसी का मे बी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हो या मे बी लेसर का जो है वो इफेक्टिव रेट हो। सर 10% पे मैं इस 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। 100 × 1 - 1 प्लस 10% रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 10%। सर और तो कुछ है नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सर मेरे पास ये प्रेजेंट वैल्यू आती है कोई 379.08। ठीक है जी, 379.08 मेरे पास आती है। ये रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू है। चूंकि इसमें और कोई टाइप ऑफ कंसिडरेशन नहीं है तो सर मैं काम कर रहा हूं, मैं इसी को बेस बना के सर मैं ROUA और लीज लाइबिलिटी बुक करने जा रहा हूँ। डन। अब बताएं मैं करूंगा क्या। मैं एंट्री पास करूंगा ईयर 0 पे ROUA डेबिट कितने से 379.08 और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, अब एक चीज दिमाग में रखना, दो हमें ये एंटिसिपेशन थी कि आपका जो है वो सीपीआई इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 8% 6% बढ़ेगा। हमने उसको इनकॉर्पोरेट बिल्कुल भी नहीं किया, हमने अपने रेंटल्स को एग्जैक्टली वैसे ही रखा जैसे डे वन पे थे। डन। अब बताओ मैंने सर इसके हिसाब से एक शेड्यूल बनाया होगा। ठीक है जी, सर ये शेड्यूल इसके हिसाब से 379 को मैं लेके चला हूंगा आहिस्ता आहिस्ता, और मैं सर इसको लेकर आ गया हूंगा पहले साल के एंड पे 316। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह सर मेरा ROU भी डेप्रिशिएट होगा।
ROUA। अब आ जाए सर भागते दौड़ते जरा सेकंड ईयर के एंड पे, जहां वाकई CPI जो है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और आपके रेंटल ने चेंज होना है। तो मुझे बताएं, मेरे पास सर जब ROUA मेरे पास था, इसकी इसकी कैरिंग अमाउंट एट ईयर 0 कितनी थी सर? ये थी 379.08। सर इस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं पहले साल का, और चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो मेरे पास यही डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में भी चार्ज हो जाएगा 75.82। सर मेरे पास जो बैलेंस बच गया वो बच गया 227 227.45। ठीक है जी, ये मेरे पास सर कैरिंग अमाउंट है ऑफ ROUA एट ईयर 2। अच्छा, चूंकि मेरे पास सर एक्सेल पे एक टेबल बना हुआ था, तो मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं ईयर 2 के एंड पे जो लीज लाइबिलिटी की वैल्यू है वो सामने रख सकूं। अगर देखो यार, आप पेपर में बनाओगे ना, तो 2 साल के एंड तक का टेबल बनाना, मजीद टेबल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो काम का नहीं है। अब बताएं सर, मैं 2 साल के एंड पे आ चुका हूं, ये मेरा लीज लाइबिलिटी, ये मेरा ROUA। अब जी पता चला कि जी CPI 8% हुआ है, पिछले 2 सालों का क्यूमुलेटिव CPI 8% है। तो इसका मतलब है अब हमारा रेंटल बढ़ने वाला है। रेंटल था कितना भैया? सर रेंटल था मेरे पास 100 रुपए का। अब नया रेंटल कितना होगा जनाब? 100 इंटू 1.08, चेंज कर दिया सर, ये कितना हो जाएगा जी? 108। अब बताओ, मैं अज्यूम करूंगा कि यही 108 आगे 3 सालों में भी रहेगा, अतः कि सर 2 साल बाद दोबारा CPI चेंज होना है, लेकिन मैं इग्नोर करूंगा, एंटिसिपेशन नहीं। जो CPI का हिट आ गया उसी को इनकॉर्पोरेट करोगे और अज्यूम करोगे रेंटल यही रहेंगे आगे। अब बताएं सर, मैं 108 की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, लीज लाइबिलिटी की नई वैल्यू निकालूं, न्यू लीज लाइबिलिटी, आमतौर पे सर हम जो है वो डिस्काउंट करने के लिए नया रेट लेते हैं जब लीज लाइबिलिटी की रीअसेसमेंट होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सर लीज लाइबिलिटी में 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपने नया रेट नहीं लेना, पुराना रेट लेना है, और ये 2 केसेस के अंदर एक चीज़ कॉमन है। इन दोनों केसेस के अंदर जो लेसी है उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। हम पहले भी 5 साल एसेट को यूज़ कर रहे थे, हम अभी भी 5 साल एसेट को यूज़ कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई चेंज नहीं आया। तो सर स्टैंडर्ड ये कहता है कि जनाब आप अब नया रेट नहीं लेंगे डिस्काउंटिंग के लिए, आप वही पुराने रेट से नए कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाले। व्हाट इफ के लीज टर्म चेंज हो रहा होता तो फिर मैं नया रेट लेता। डन। अब बताएं सर, मैं निकाल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू 108 रुपए की, 1 - 1 + 10% रेज टू द पावर -3। क्या आ रहा है सर? ये सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड 268.58 ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास प्रीवियसली बैलेंस कितना था? प्रीवियस बैलेंस प्रीवियस बैलेंस है सर मेरे पास 248.69। अब बताएं सर, मेरे पास टोटल चेंज कितना है इसके अंदर? सर 19.89। ठीक है जी, इससे मेरी लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज्ड बाय। अब बताओ मैंने इसकी एंट्री क्या पास की होगी? सर मैंने इसकी एंट्री पास की होगी ROUA डेबिट कितने से? 19.89, और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से? 19.89, ऐसा है। अच्छा जी, फिर सर मेरे पास अब अगर मैं देखूं कैरिंग अमाउंट्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, तो सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट एट ईयर 2 आफ्टर चेंज इन रेंटल्स। ठीक है जी, सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट क्या होंगे? सर मेरे पास लीज लाइबिलिटी की तो नई वैल्यू आ चुकी है, दैट इज ₹268.58, नहीं 268.58, यस सर। और ROUA सर मेरे पास था 227, और इसमें मैं सर अगर 19 रुपये ऐड करूंगा
227.45 प्लस 19.89, ठीक है जी। ये हो जाएगा सर मेरे पास 247.34 ऐसा। अब बताएं सर, मेरा लीज शेड्यूल अब स्टार्ट होगा ईयर 3 से 268.58 से, और वो खत्म होगा 0 पे। डिस्काउंट रेट मुझे क्या रखना होगा सर? 10% ऐसा। और सर मेरा हर साल अब जो ROU डेप्रिशिएट होगा वो होगा सर 247.34 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा ही है सर। हमारा लीज शेड्यूल जो है वो इफेक्टिवली ये होगा, जो शुरू हो रहा है 268.58 से, ठीक है जी। और सर फिर मेरे पास एवेंचुअली 0 पे आ रहा है, और सर जो सूद का रेट है वो 10% है, ठीक है। अब बताएं मेरे पास सर ईयर 3 के जनरल एंट्रीज क्या होंगी। ईयर 3 में सर मैं एक एंट्री पास करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 26.86, लीज लाइबिलिटी डेबिट कितने से? 81.14, ये दोनों फिगर्स यहाँ से आ गई। और मेरे पास है सर कैश जाएगा नया रेंटल यानी कि 108 रुपये, डन। और इसी तरह सर मेरे पास ये जो 247.34 है ये डिप्रिशिएट होगा, डिवाइडेड बाय 3 अगर करूँ तो मेरे पास 82.45 आता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से भैया? 82.45 और अलाउंस क्रेडिट 82.45, ऐसा ही है सर। और आगे फिर सर ये चौथे साल दोबारा जाके इसके अंदर चेंज आएगा, लेकिन फिर हम उस चेंज को कंसिडर करेंगे कि वो आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो देख लीजिएगा सर, हमने जहाँ पर चेंज आया हमने रेंटल को चेंज किया, एंटिसिपेशन को टोटल इग्नोर किया, एक्चुअल चेंज को हमने इनकॉर्पोरेट किया, पुराना रेट इस्तेमाल का डिस्काउंट करने के लिए, और सर हमारे पास ये आ गई सारी वैल्यूज, डन। अब आए जरा सर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अगर आप ये पूरी इलस्ट्रेशन कर लें, पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा इलस्ट्रेशन को, यहाँ वीडियो रोकें, ये कॉपी करें, फिर वीडियो रोकें सर, ये कॉपी करें, फिर सर वीडियो रोकें, ये कॉपी करें, फिर सर वीडियो रोकें, ये कॉपी करें, फिर सर वीडियो रोकें, ये कॉपी करें, डन। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कह रहा हूं जनाब कुछ ऐसी चीज़ें कि CPI में जब भी चेंज आएगा और अगर वो एंटिसिपेशन में है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, एक्चुअल है तो विल बी टेकन इनटू अकाउंट, will be taken into account when lease payments are actually adjusted, ठीक है जी। once lease payments are adjusted for CPI, these are assumed to stay constant for the rest of the lease term। हम अज्यूम करेंगे अब इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब फिर तब्दीली आएगी तो हम अज्यूम करेंगे कि आगे से कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट लीज टर्म, और फिर तब्दीली आएगी तो हम अज्यूम करेंगे कि आगे से कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट लीज टर्म। ये बात समझ आती? अच्छा जी। सिंस देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है जी, ड्यू टू चेंजेस इन CPI, को चेंज नहीं आ रहा सर इसके अंदर, वी टेक ओल्ड रेट फॉर डिस्काउंटिंग द रिवाइज्ड कैश फ्लोज, ठीक है जी। सर अच्छे तरीके से थ्योरी भी देख लीजिएगा, याद करने के लिए मैंने आपको समराइज करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है जी। सर हमने एक इलस्ट्रेशन देख ली, आए जरा इसके ऊपर एक फुल क्वेश्चन देखते हैं जनाब।